हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल जीके विद विकी खंडेलवाल पर। और आज हम देखेंगे जो बायोलॉजी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है कि जो आनुवांशिक डिजीज होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो आपके सामने आपको छः डिजीज दिख रही हैं आनुवांशिक। तो इसमें सबसे पहले है डाउन सिंड्रोम, फिर एडवर्ड सिंड्रोम, फिर टर्नर सिंड्रोम, फिर क्लाइनफेक्टर सिंड्रोम, फिर वर्णदत्ता व हीमोफीलिया। आपको मैं बताऊंगा कि ये 6 के 6 सिंड्रोम आप अगर याद करना चाहोगे, 4 सिंड्रोम और 2 ये आनुवांशिक डिजीज़, तो आपको है ना काफ़ी जो टफ लगेगा कि इन्हें कैसे याद करेंगे। और बाकी सब बीमारियां जैसे वायरस से जनित हैं, जो कि जीवाणु से जनित है, वो तो आप सब याद कर लेते हो, लेकिन इसके अंदर थोड़ी आपको घबराहट होती है। तो इन्हें कैसे याद करें? ये दोस्तों आपको इनको याद करना उनसे भी आसान है। अगर ये वीडियो देखने के बाद आपको याद ना हो तो हमारी गारंटी है आप इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको एक भी कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा। इसके बाद आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, और दोबारा गारंटी है दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एक ही वीडियो में आपको पूरा याद होगा। बस आप ये क्या है, जो मैं जितना बताऊं उतना बस ध्यान से देखिए। उसके बाद में आपको ये 6 के 6 1 मिनट में याद हो जाएंगे, और गारंटी है इसी वीडियो में याद करके हम दिखाएंगे आपको। इस वीडियो के बाद हम आपसे पूछेंगे तो आप हर का एक उत्तर दोगे। तो आपको बस कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जैसे मानव के शरीर में जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 46 गुणसूत्र। और गुणसूत्र हमेशा किस में पाए जाते हैं? जोड़ी में। तो 46 की आधा कितना हो गया? 23 जोड़ी गुणसूत्र किस में पाए जाते हैं? मानव में। और जो लिंग का निर्धारण करते हैं वो गुणसूत्र और जीन ही करते हैं। तो इनकी गड़बड़ी के कारण ही ये बीमारियां पैदा होती हैं। तो सबसे पहले हम गुणसूत्र को समझते हैं, उसके बाद आपको सब आसानी से अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अगर मनुष्य के शरीर में 46 गुणसूत्र तो हैं तो वो सामान्य है। अगर उसके अंदर 45 गुणसूत्र हो गए, 47 हो गए, 48 हो गए, या इन 46 से कुछ भी हो गया कम या ज़्यादा, तो पुरुष हमेशा असामान्य होगा और उसके अंदर विकृति होगी जो आनुवांशिक डिजीज का नाम ले लेती है, जो सिंड्रोम के रूप में जानी जाती है। तो इस जो 46 गुणसूत्र होते हैं उसके अंदर आपको देखना है कि 44 जो गुणसूत्र होते हैं दोस्तों वो अलैंगिक होते हैं। अलैंगिक का मतलब आपको पता है दोस्तों, जो लिंग का निर्धारण नहीं करते, या एसेक्सुअल, एसेक्सुअल भी कह सकते हो आप इसे। एसेक्सुअल मतलब एसेक्सुअल, या फिर ऑटोसोम। आपको पता है ऑटोसोम, ऑटोसोम ये अलैंगिक होते हैं ये दोस्त। और ये दैहिक गुणसूत्र भी कहा जा सकता है इन्हें, दैहिक। तो 44 जो गुणसूत्र होते हैं वो दोस्तों अलैंगिक, एसेक्सुअल, ऑटोसोम या दैहिक। जो स्त्री और पुरुष, जो स्त्री होती है और जो पुरुष होता है, उस दोनों के अंदर ये जो 22 है, जो 44 है, यानी 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, वो समान पाए जाते हैं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मनुष्य के अंदर टोटल कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 46। और 46 और उनमें से 22 जोड़ी यानी 44 गुणसूत्र स्त्री और पुरुष में समान पाए जाते हैं। तो 2 ही गुणसूत्र ऐसे हैं जो अलग अलग पाए जाते हैं। तो उनके बारे में हम देखें। जो स्त्री है दोस्तों, स्त्री है, स्त्री के अंदर डबल एक्स यानी 2 गुणसूत्र ये पाए जाते हैं, और वाई है उसके अंदर एक्स वाई। जो पुरुष है उसके अंदर एक्स वाई, और जो स्त्री है उनके अंदर एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो 2 गुणसूत्र हो गए एक्स और वाई, ये कौन से हो गए दोस्तों? लैंगिक, लैंगिक गुणसूत्र या एलोसोम। आप इन्हें लैंगिक गुणसूत्र या सेक्सुअल या एलोसोम कुछ भी कह सकते हैं। ये लिंग का निर्धारण करते हैं। आपको बस ये ध्यान रखना है, जो 2 गुणसूत्र होते हैं वही लिंग का निर्धारण करते हैं। या तो एक्स एक्स होगा या एक्स वाई होगा। अगर एक्स एक्स होगा तो स्त्री, अगर एक्स वाई होगा तो पुरुष। और जो 44 होते हैं वो अलैंगिक या दैहिक होते हैं। ये मनुष्य की पूरी देही का निर्माण यानी बॉडी का निर्माण करते हैं। और लिंग का निर्धारण कौन से करते हैं? ये 2। बस आपको इतनी सी बात समझनी है। अब ये जो सिंड्रोम है ये आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। कुछ नहीं है सिंड्रोम में, बस आपको एक तो ये याद रखना है कि हमेशा जोड़ी में गिने जाते हैं। आप इन्हें 46 कह सकते हैं, लेकिन इसे 23 जोड़ी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमेशा जोड़ी में पाए जाते हैं। अगर जोड़ी में नहीं होंगे तो वो सिंड्रोम होगा विकृति के कारण उत्पन्न, और वही सिंड्रोम अब हम आपको याद करना बताएंगे। तो सबसे पहले आपके सामने एक सिंड्रोम का नाम है जिसका नाम है मंगोलिज्म सिंड्रोम। तो मंगोलिज्म सिंड्रोम है, इसका मंगोलिज्म नाम इसलिए पड़ा कि सबसे पहले जो मंगोल के बच्चों में ये देखा गया था, और वो देखा गया था लैंगडन डाउन के द्वारा। मतलब लैंगडन, लैंगडन डाउन है, उनके द्वारा देखा गया था सबसे पहले 1886
66 ईस्वी में मंगोल के बच्चों में, और हर 600 बच्चों में से एक बच्चे के अंदर ये पाया गया था, जो कि लैंगडन डाउन ने देखा था। अब हम देखते हैं कि डाउन सिंड्रोम होता क्या है। तो डाउन सिंड्रोम क्या होता है दोस्तों, उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, 1 मिनट लगेगी, उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मानव है, उसके अंदर 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं। 1 जोड़ी, 2 जोड़ी, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे ही 11, 12, 13 और ये 20 और ये 21, 22 और ये 23। अब इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो 21वां जोड़ी है, आप देखेंगे ये 21वां जोड़ी गुणसूत्र है। तो इसके अंदर क्या होता है कि एक गुणसूत्र अतिरिक्त आके जुड़ जाता है। ये 3 है यहाँ पर, ये एक और अतिरिक्त आकर जुड़ गया, ये 2 है, ये तीसरा यहाँ पर अतिरिक्त आके जुड़ गया। और ये 21वीं जोड़ी के अंदर एक गुणसूत्र अधिक आ गया। तो अब ये कितने थे, पहले 46 थे, अब ये 47 हो गए। और जो एक 21वीं पेयर के अंदर एक गुणसूत्र की अधिकता ही डाउन सिंड्रोम कहलाती है। ये देखिए दोस्तों, कितना आसान है सिंड्रोम को याद करना। अगर आपको ये पता होगा कि ये जोड़ी में होते हैं, और फिर ये 21वीं जोड़ी के अंदर एक ये जो सिंड्रोम, एक जो क्रोमोसोम है वो अतिरिक्त आगे जुड़ जाता है, जिससे कि क्या है कि ये सिंड्रोम, जिससे क्या है कि डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। अब कुछ लक्षण हैं इसके, मतलब इससे होता क्या है। इससे जो बच्चा उत्पन्न होता है वो असामान्य होता है। उस बच्चे के अंदर क्या होता है कि गर्दन है वो चौड़ी होती है, चौड़ी गर्दन होती है, और हाथ हैं वो चपटे होते हैं, चपटे हाथ, और जो अंगुलियां हैं वो बोथरी, यानी भारी फूली फूली बोथरी अंगुलियां होती हैं। और सबसे बड़ा लक्षण है इसका, जो होंठ होते हैं, होंठ वो लटके हुए होते हैं, और ये अल्प विकसित मानी मंद बुद्धि के होते हैं, मंद बुद्धि वाले बच्चे उत्पन्न होते हैं। तो ये सब लक्षण होते हैं दोस्तों डाउन सिंड्रोम के। और ये लगभग होता कब है दोस्तों, ये जब 40 वर्ष से अधिक उम्र की कोई महिला है वो अगर माँ बनती है, तो उसके अंदर ये सबसे ज़्यादा लक्षण देखे जाते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो उसके अंदर एक क्रोमोसोम, अंडाणु में एक क्रोमोसोम अतिरिक्त आ जाता है, क्रोमोसोम अतिरिक्त आ जाता है, जिससे कि इसमें 23 की जगह 24 क्रोमोसोम आ जाते हैं, जिससे एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाती है। इसे डाउन सिंड्रोम कहते हैं। दोस्तों आपको समझ में आया होगा पक्का, आपने ध्यान से देखा तो डाउन सिंड्रोम खत्म हो गया, और ये उसके लक्षण है, किसके कारण होता है, कैसे होता है, ये डाउन सिंड्रोम है। अब तो बिल्कुल ही आसान है समझना। तो ये क्या है, ये कौन से पेयर में हुआ दोस्तों, 21वें पेयर में, 21वां, 22वां, 23वां। और आप सबको पता है दोस्तों, 23वां पेयर होता है वही लिंग का निर्धारण करता है। ये दैहिक होते हैं, ये दैहिक होते हैं, लिंग का निर्धारण 23वां पेयर करता है। तो ये कौन सा सिंड्रोम हो गया, ये दैहिक, यानी ये ऑटोसोम सिंड्रोम हो गया, ये दैहिक सिंड्रोम हो गया, न कि एलोसोम। अब जो एडवर्ड सिंड्रोम है दोस्तों, इसके अंदर बस आपको इतना ही याद रखना है कि इसके अंदर 18वें पेयर में एक अतिरिक्त आकर जुड़ जाता है। मतलब ये कौन सा हो गया, 18वां, तो यहाँ पर 3 है, एक फालतू आकर जुड़ गया, ये एडवर्ड सिंड्रोम हो गया। बस आसान है। लेकिन टर्नर सिंड्रोम में आपको दोस्तों थोड़ा समझना होगा। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है कि केवल 45 ही क्रोमोसोम होते हैं, 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसके कारण टर्नर सिंड्रोम होता है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये लैंगिक गुणसूत्रों के कारण होता है। लैंगिक गुणसूत्र मतलब 44 तो एक, और जो 2 बच गए, या तो XY या फिर YX। तो ये है, केवल ये महिलाओं में होता है, तो केवल XY XX 44 प्लस XX में ही होगा। ये सिंड्रोम क्या होगा, 44 प्लस XX केवल महिलाओं में होता है, तो XX आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, जो 1X है, ये 1X की कमी हो जाती है। तो अब टोटल 44 और 1 45, तो इसमें केवल 45 गुणसूत्र पाए जाते हैं, और ये टर्नर सिंड्रोम होता है, जो केवल महिलाओं में होता है। और इसके कारण महिला का जननांग है वो अल्प विकसित होंगे, और वो कभी ज़िंदगी में, वो हमेशा बांझ रहेगी, वो ज़िंदगी में कभी
बच्चे को जन्म नहीं दे सकती या माँ नहीं बन सकती। और जो ऐसा है वो प्रत्येक 3000 महिलाओं में एक महिला ऐसी ही होती है जो टर्नर सिंड्रोम से ग्रसित होती है। ये टर्नर सिंड्रोम आपके सामने ख़त्म हो गया। तो कितना आसान है दोस्तों। अब इसके बाद क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम देखते हैं हम। तो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है दोस्तों, 44+X, ये केवल पुरुषों में होता है तो XY होगा। तो इसके अंदर या तो फिर एक गुणसूत्र X अधिक जुड़ जाएगा, या 2X अधिक जुड़ जाएंगे, या Y अधिक जुड़ जाएगा, एक XY अधिक जुड़ जाएगा, या 2Y अधिक जुड़ जाएंगे। मतलब इसके अंदर क्या है कि 44 और या तो 47 गुणसूत्र होंगे, या 48 या 49। मतलब इसके अंदर गुणसूत्र की अधिकता होती है जो क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम कहता है। लेकिन क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम मेन क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है, जो मेन क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है उसके अंदर क्या होता है, 44, ये हो गया 44+XY पुरुषों में होता है तो XY, और इसके अंदर एक X अतिरिक्त जुड़ जाता है। अभी कितने हो गए, 47। ये हुआ 44+XXY, ये केवल पुरुषों में होता है। तो अब क्या है कि इसमें देखिएगा, पुरुष के अंदर एक X अधिक आ गया, मतलब लेडीज़ के लक्षण अधिक आ गए। इसके अंदर महिलाओं के लक्षण अधिक आ जाते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि पुरुष है, पुरुष उसके अंदर जो स्तन होते हैं उसका निर्माण हो जाता है। मतलब छाती के ऊपर जो चेस्ट होती है उसके अंदर स्तन का निर्माण हो जाता है, जो उभरे हुए आकार में महिलाओं के जैसे स्तन आपको दिखाई देंगे। वो किसके कारण दिखाई देते हैं, इस क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के कारण, या आप उन्हें अक्सर नाम दे देते हो किन्नर, हिजड़ा, ये नाम भी आप इसे दे देते हो। तो ये कैसे बनता है, ये एक X की अधिकता के कारण ऐसा हो जाता है दोस्तों। तो ये भी कभी माँ नहीं बन सकते। इनके जो जनांग हैं वो अल्प विकसित होते हैं, इनके जनांग अल्प विकसित होते हैं, और इनकी बुद्धि भी अल्प विकसित होती है दोस्तों। तो एक क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने क्या है, वर्णदत्ता। ये ये होता तो गुणसूत्र के कारण है, लेकिन ये गुणसूत्र के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं उनके कारण ये वर्णदत्ता या कलर ब्लाइंडनेस उनके कारण ज़्यादा पाई जाती है। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, जो मनुष्य है उसके अंदर XY गुणसूत्र पुरुष के अंदर ये होता है, और महिलाओं में XX होता है। तो क्या है कि जो X गुणसूत्र होता है इसके ऊपर जो रंगा कोशिका होती है या कोन्स होते हैं, कोन्स ये जो बनाए ये जो जिससे बनते हैं वो जीन पाए जाते हैं। एक्स क्रोमोसोम होता है, यानी X गुणसूत्र होता है, उसके ऊपर एक जीन होता है जो रंगा कोशिकाओं निर्माण करता है। और जो ये रंगा कोशिकाएं हैं, ये जीन ये रेटिना में रंग विभेदन करने वाली कोशिकाओं के बनने पर नियंत्रण करती हैं। मतलब जो ये रंगा कोशिका होती है जो एक्स क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती है, ये जो रेटिना के ऊपर जो रंग विभेदन वाली जो कोशिकाओं निर्माण होती हैं उसके ऊपर नियंत्रण करते हैं। मतलब X क्रोमोसोम है उसके ऊपर जो जीन पाए जाते हैं, जो रंगा कोशिका कौन से जीन पाए जाते हैं, ये जीन ही रंग विभेदन वाली कोशिकाओं का ऊपर नियंत्रण करती हैं, रंग विभेदन वाली कोशिकाओं को बनाती हैं, जो रेटिना के अंदर हमें रंग विभेदन के बारे में बताती हैं। वैसे तो रंग विभेदन कई तरीके का होता है, लेकिन मेन तक कलर ब्लाइंड होता है वो लाल व हरे रंग का कलर ब्लाइंडनेस देखा गया है हमारे अंदर। ज़्यादातर यही देखा जाता है, लाल व हरे रंग में विभेदन वो नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर जो X गुणसूत्र होता है उसके ऊपर जो रंगा कोशिकाएं होती हैं, रंगा कोशिकाएं बनाने वाले जीन होते हैं, वो नहीं पाए जाते हैं। तो रंग विभेदन करने, जो रेटिना में रंग विभेदन करने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है। इसी के कारण हमें वर्णदत्ता रोग होता है। और ये तभी जेनेटिक्स बीमारी क्यों है, क्योंकि X के ऊपर ये क्रोमोसोम पाया जाता है। तो ये आपको ये भी पता होना चाहिए, पुरुष में एक X एक Y होता है और महिलाओं में दोनों X होते हैं। तो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होगा, तो इससे आपको सामने ही बताया है, अगर इससे सबसे ज़्यादा प्रभावी पुरुष होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर ही ये जीन नहीं पाए गए, अप्रभावी पाए गए, ये जीन नहीं पाए गए तो अप्रभावी, तो पुरुषों में तो केवल एक X होता है,
तो इसके अंदर तो कर्ण विभेदन करने की क्षमता नहीं बचेगी। लेकिन महिलाओं में अगर एक के अंदर पाया गया तो दूसरा तो सही है, तो इसके अंदर ये क्षमता मिलेगी। हाँ, अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए कि दोनों ही एक्स हैं, इसके अंदर ये रंगा कोशिकाएं बनाने वाला जो जीन है वो न पाया जाए, तो ऐसा हो सकता है। तो अब आपको पता लग गया होगा कि केवल ये पुरुषों में क्यों होता है और स्त्री इसकी वाहक क्यों होती है। पुरुषों में इसलिए होता है कि ये एक एक्स है और उसके ऊपर अगर ये जीन अप्रभावी पाया गया तो पुरुष से तो रंग विभेदन की क्षमता नहीं रहेगी। जबकि महिलाओं में अगर ऐसा पाया गया तो एक एक्स और है तो रंग विभेदन की क्षमता है। तो इसलिए ये तो केवल वाहक हो गई, इससे उत्पन्न होने वाली संतान में मिलेगी। लेकिन पुरुष इससे ग्रसित होगा क्योंकि उसके अंदर तो ये नहीं पाया जाएगा। तो यही पूरा सिस्टम है जो वर्णदत्ता का है। और जैसे आपको पूछ ले, इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? इसमें क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, अगर स्त्री सामान्य है और पुरुष है, वो कलर ब्लाइंडनेस है, मतलब रोगग्रस्त है, तो क्या है, जो महिला है उसमें 2 एक्स पाए जाएंगे जो सामान्य है, लेकिन पुरुष में एक्स और वाई पाया जाएगा। जो ये एक्स है, ये अप्रभावी है, मतलब इसके ऊपर रंगा कोशिका बनाने वाले जीन नहीं पाए जाएंगे, तो रेटिना के अंदर उन कोशिकाओं का निर्माण नहीं होगा। तो अब अगर इनसे संतान उत्पन्न होती है, अगर इनसे लड़का उत्पन्न होगा तो एक एक्स इधर से आएगा और एक वाई इधर से आएगा, तो क्या होगा, एक्स वाई। ये सामान्य है तो इसमें ये लड़का क्या होगा, ये लड़का भी सामान्य होगा। लेकिन अगर लड़की पैदा हुई तो एक एक्स इधर से आएगा और एक एक्स इधर से आया, तो 2 एक्स डबल एक्स हुआ, तो इसमें लड़की है वो रोगग्रस्त होगी। लेकिन इसमें एक ही जो एक्स है उसके ऊपर ये अप्रभाविता का नियम पाया जाएगा, इसलिए ये रोग वाहक होगी। रोगग्रस्त नहीं होगी दोस्तों, ये रोग की वाहक होगी, क्योंकि इसके एक एक्स के ऊपर रंगा कोशिका पाई जाएंगी जिसे रंग विभेदन कर सकती। लेकिन अगर अब इस लड़की से संतान उत्पन्न होगी, इस लड़की से, तो क्या होगा, यहाँ से अगर एक्स आया, यहाँ से एक्स आया, तो अगर लड़की होगी तो वो वाहक होगी फिर से, क्योंकि यहाँ पर भी रंगा कोशिका पाई जाती है। और अगर लड़का होगा एक्स वाई, तो एक एक्स यहाँ से लिया, एक एक्स वहाँ से लिया, तो ये क्या है कि लड़का के अंदर वो वर्णदत्ता का रोग पाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ से एक्स आया है वो, लेकिन एक एक्स सामान्य है तो, और एक एक्स असामान्य है, तो या तो 50% चांस होता है कि 50% जो उसकी संतान होगी वो वर्णदत्ता से ग्रसित होगी, और 50% जो लड़की है वो वर्णदत्ता की वाहक होगी। ये आपको समझ में आ गया। लेकिन अगर स्त्री है वो इस रोग की वाहक है और उनके दोनों क्रोमोसोम वाहक हैं, दोनों क्रोमोसोम के ऊपर अप्रभावी का नियम है, मतलब एक्स रंगा कोशिकाएं नहीं पाई जाएंगी, तो जो भी संतान उत्पन्न होगी इनसे, चाहे कोई भी संतान उत्पन्न हो, एक्स वाई और एक्स एक्स, वो सब, ये जो एक्स एक्स होगा दोनों है, तो ये भी ग्रसित होंगे, रोग से ग्रस्त होंगे, और एक्स वाई भी ग्रस्त होंगे, क्योंकि इसके दोनों क्रोमोसोम के ऊपर अप्रभाविता का नियम। तो कितना आसान है दोस्तों समझना कि हीमोफीलिया क्या है। तो हीमोफीलिया एक रानी विक्टोरिया है जो ब्रिटेन की महारानी है, इसीलिए इसे रॉयल डिजीज भी कहा जाता है। उसके था, तो उसके आने वाले जितनी भी संतान है उसके अंदर ये था, तो उनको टिक्का लगता था जिससे रक्त का स्राव रुक सके। तो हीमोफीलिया में दोस्तों पहले मैं बता देता हूँ कि होता क्या है। अगर 5 से 7 मिनट तक रक्त का थक्का न जमे तो उसे समझ लेना कि हीमोफीलिया है। हीमोफीलिया में क्या है, रक्त का थक्का नहीं जम, ये सॉरी दोस्तों, हीमोफीलिया के ऊपर आ गया मैं। हीमोफीलिया अभी हम नहीं पढ़ा रहे, हम तो ये पढ़ रहे थे कि ये जो वर्णदत्ता है, सॉरी, तो वर्णदत्ता में क्या होता है, ये इससे रोग से ग्रस्त होता है। तो वर्णदत्ता हमारा पूरा हुआ, आपको आसानी से समझ में आया होगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के अंदर क्या होता है दोस्तों, हीमोफीलिया में सामान्य होता है, तो वो सामान्यतः क्या होता है हीमोफीलिया के अंदर, सेम इसके अंदर है कि 5 से 7 मिनट तक
अगर खून का थक्का ना जमे तो समझ लेना हीमोफीलिया है। इसमें रक्त का थक्का जमाने वाले कारक नहीं होते। ये जैसे ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, वो इसकी रोग वाहक थी। उसके तो ये था ही, लेकिन वो रोग वाहक थी। उससे जो संतान उत्पन्न हुई उसके सबके अंदर ये पाया गया था, और उनकी संतान के अंदर पाया गया। तो उनके जो हीमोफीलिया है, जो इसमें रक्त का स्कंदन नहीं होता है, थक्का नहीं जमता, तो उनको ऐसे इंजेक्शन लगाए उनकी संतान को ऐसे इंजेक्शन लगाए जाते थे जिससे रक्त का थक्का बन जाए। ऐसे कारकों के इंजेक्शन लगाए जाते थे जिससे रक्त का थक्का बने। ये भी एक्स गुणसूत्र के कारण ही होता है दोस्तों। एक्स क्रोमोसोम, ये जो हीमोफीलिया है ये भी एक्स वाई और एक्स वाई, एक्स एक्स और एक्स वाई, ये भी एक्स के ऊपर ही जो जीन पाया जाता है उसके अंदर अप्रभाविता हुई जीन की तो ही हीमोफीलिया होता है, जिससे उसके अंदर है क्या है, ऐसे कारकों का निर्माण नहीं होता जो रक्त का स्कंदन कर दे। ऐसे कारक उसके अंदर नहीं पाए जाते। वो किसके कारण नहीं पाए जाते? क्योंकि उसके अंदर एक्स अप्रभाविता का, एक्स के ऊपर जो जीन होते हैं वो अप्रभावित होते हैं, से ऐसे कारकों का निर्माण उनके शरीर में नहीं होता जो रक्त का स्कंदन करे। तो हीमोफीलिया और वरणदत्ता कुछ सेम ही दिखाई देंगे, क्योंकि ये दोनों एक्स के ऊपर ही निर्भर हैं। तो इसी के कारण है कि महिला तो इसकी रोग वाहक होती है, रोग वाहक, और जो पुरुष होते हैं वो इससे ग्रसित होते हैं। तो आपको आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर कोई कमी रह गई हो तो भी ज़रूर बताएं दोस्तों। धन्यवाद।